स्टूडेंट्स अपने ड्राफ्टिंग टेक्निक को कंटिन्यू रखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में। SLP इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, रेड टेल उसको मैं कंपनी कहूंगा, विच प्रिपेयर्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 30 सितंबर ईच ईयर। द कंपनी assembles the turbines in its UK factory for customer based in the UK and Europe. Contract with its customers are agreed many years in advance and prices are denominated in sterling pound। सही है। तो मेरी फैक्ट्री यूके में है प्यारे बच्चों, मेरे कस्टमर बेस भी यूके में है और उनके साथ प्राइस मैंने पहले से ही एग्री करके रखी हुई है और जो प्राइस एग्री करी है उसी में बेच रहे हैं और जो मैं जिस प्राइस पे बेचूंगा उसको वो पाउंड है प्यारे बच्चों। सही है। अच्छा अभी टर्बाइन बनाता कैसे हो, तो कंपोनेंट्स फॉर टर्बाइंस आर सोर्स्ड फ्रॉम इंटरनेशनल सप्लायर। इंटरनेशनल सप्लायर इसका मतलब सप्लायर यूके में नहीं है, सप्लायर यूके से कहीं बाहर है। रेड टेल नेगोशिएट फिक्स्ड टर्म फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच आर डिनोमिनेटेड इन द सप्लायर्स लोकल करेंसी, लेट से डॉलर। तो जो उसका मेन सप्लायर है लेट से यूएस में बैठा हुआ है और वो यूएस में मुझे सप्लाई करता है, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस लेकिन डॉलर में करता है। ठीक है। Red Tail contract with Hawk, its largest supplier, expired in June 2017. A contract is being negotiated, but the company and Hawk cannot agree on prices. Q? Because the recent fall in the value of pound make the company's product more expensive. And Red Tail is demanding a higher discount from the supplier to compensate for this. ये समझेगा मेरे बात को, मसला क्या है इसमें प्यारे बच्चों। पाकिस्तान के एग्जांपल ले लें। आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में सेल्स करते हैं, ठीक है, आपकी फैक्ट्री पाकिस्तान में लगी हुई है, सेल आप पाकिस्तान में करते हैं, आपने फिक्स प्राइस पे सेल कर ली, लेट से 200 रुपए कि मैं आपको ये माल 200 रुपए का बेचूंगा। सही है। कितने में बेचूंगा? 200 रुपए का PKR में बेचूंगा और ये फिक्स प्राइस है। मेरे पास माल कहां से आता था? मेरे पास मैं बाहर इंटरनेशनल सप्लायर इंपोर्ट करता था, लेट से यूएस से इंपोर्ट करता था। जब मैं यूएस से इंपोर्ट करता था तो उस वक्त $1 और PKR का रेशियो 150 रुपए, $1 इज इक्वल टू 150 रुपए का। तो मैं 150 रुपए का माल मंगाता था, 15, 20, 25 रुपए की मजीद कॉस्ट इनकर्ड होती थी, मुझे 175 का पड़ता था, 200 का मैं बेचता था, 25 रुपए वारे में आते थे। अच्छा बिजनेस था मेरा। अच्छा हुआ क्या कि हमारी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो गई और इतनी डिवैल्यू हो गई कि $1 350 रुपए पे जा चुका है प्यारे बच्चों। अब मैं जब $1, वो तो मुझे सप्लायर तो मुझे कह रहा है मैं आपको $1 का ही बेचूंगा, सही है, लेकिन अब वो $1 मुझे 350 रुपए का पड़ रहा है और मैं बेच आगे 200 रुपए पे रहा हूं, तो मेरे बारे में नहीं है। अच्छा 200 वाले को चेंज कर दो, नहीं उससे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं पहले से, तो मैं अब बैठकर सप्लायर को कह रहा हूं नहीं $1 नहीं, $0.5, $0.6, मुझे डिस्काउंट दो, मुझे डिस्काउंट दो। सही है। ये मसला हो रहा है। The company has been paying full list price for the component purchased from the supplier since the contract expired. अभी तक नया एग्रीमेंट चुके नेगोशिएशन फेज पे, तो पुराने हिसाब के साथ जो $1 था उसी पे मैं उसको पे किए जा रहा हूँ। लिस्ट प्राइसेस आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस। The company's management accounts for the period June to August show a fall in the gross profit margin from 23। GP margin तो कम होना ही है ना, रेवेन्यू उतना का उतना ही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी बढ़ रही है। The company is unable to source some components supplied by Hawk from alternative supplier. The company is purchasing the smaller quantities of component। मैं 350 रुपए का तो नहीं खरीदूंगा ना यार, है तो $1 लेकिन 350 रुपए का पड़ रहा है और बेच 200 रुपए का रहा हूं। मैं थोड़ा थोड़ा माल खरीद रहा हूं, while the new contract is being negotiated. This has resulted in the stock out, कंपनी के पास इन्वेंट्री नहीं है, which have caused a significant delay in the supply of turbines to the Tiberius, which is the largest customer. Tiberius is threatening to action a penalty clause in the contract. Tiberius कह रहा है मैं तुम्हारा कस्टमर हूं, एग्रीड हुआ था तो मुझे 1000 क्वांटिटी दोगे, अभी तक 15 क्वांटिटी दी है, मैं एग्रीमेंट के तहत तुम्हारे ऊपर एक पेनल्टी कॉस्ट इंपोज कर दूंगा। और कंपनी ने बैंक से लोन भी लिया हुआ था, कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक। Identify and explain the factors which give rise to an uncertainty about the going concern। करें identify and explain the factors which give rise। सही है। क्या फैक्टर्स होंगे प्यारे बच्चों, क्या फैक्टर्स होंगे? 12 नंबर का सवाल है, कुछ 5 से 6 फैक्टर्स हमने बताने, फिर उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट भी है। Assuming the company concludes there is an uncertainty about the going concern status of the company, explain the implication for the auditor's report on the financial statement if the directors make appropriate disclosure or if the director going concern assumption appropriate है। बताओ अगर डायरेक्टर डिस्क्लोजर देते हैं तब आपकी रिपोर्ट में क्या आएगा और अगर डायरेक्टर डिस्क्लोजर नहीं देते तो आपकी रिपोर्ट में क्या आएगा प्यारे बच्चों। आए सबसे पहले रिक्वायरमेंट 1 करते हैं, लेकिन अगेन टेक्निक वही है,
पहली हेडिंग इवेंट्स और कंडीशन की, दूसरा वो इवेंट्स और कंडीशन या तो ऑपरेशन को हिट करेगा या कैश फ्लो को हिट करेगा या प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करेगा, तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट दी, तीन शाखाएं निकाल लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशंस, कैश फ्लोस, प्रॉफिटेबिलिटी। और तीसरी चीज इनको हिट करेगा क्यों, वो चाहे तो एक्सप्लेन कर दे, बहुत ही अच्छा आंसर हमारे पास ड्राफ्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पहला स्टेप, अगर आपने आंसर लिखना है, अगर इम्तिहान में पेन चलता रहना चाहिए, तो सवाल में ही आंसर है, सवाल से ही मुझे इवेंट्स और कंडीशंस को हाईलाइट करने हैं। प्यारे बच्चों, सवाल से ही इवेंट्स और कंडीशन को हाईलाइट करने हैं। मेरा पहला इवेंट और कंडीशन हेडिंग कोवेनेंट ब्रीच, सही है, मेरा कोवेनेंट ब्रीच। कोवेनेंट ब्रीच क्यों हो रहा है प्यारे बच्चों, क्यों ब्रीच हो रहा है? बिकॉज मेरा अगर आप जीपी रेशियोज देखें कम आ रहे हैं और मेरे पास माल नहीं है, सही है, तो इसका मतलब है कि मेरे कोवेनेंट ब्रीच हो सकते हैं। द कंपनीज मैनेजमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड जून टू अगस्त शोज अ फॉल इन जीपी मार्जिन। सवाल से कॉपी करा, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी। क्यों? बिकॉज अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही, ऐसी थोड़ा थोड़ा माल बेचोगे तो पैसे ही नहीं आएंगे प्यारे बच्चों। द फाइनेंशियल की रेशियोज बिकम मोर एडवर्स, देयरफॉर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द फाइनेंशियल कोवेनेंट्स मे बी ब्रीच्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली बैंक में डिमांड ऑल द आउटस्टैंडिंग लोन इमीडिएटली। क्या याद आ रहा है प्यारे बच्चों? पहली चीज होगी। दूसरा, नॉन फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर। द कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट विद हॉक, its largest supplier, expired in June 2017 and the new contract has not been finalized yet and the company is unable to source some component supplied by Hawk from alternative supplier। ये समझेगा मेरी बात को, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, नए कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक नेगोशिएशन चल रहा है। क्यों? मैं ज्यादा डिस्काउंट मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं $1 नहीं ना, मुझे $350 का पड़ रहा है, प्लीज $0.5 कर दो, प्लीज $0.6 कर दो, प्लस $0.7 कर दो। अच्छा, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज ही नहीं हुआ है, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट, वो कह रहा है नहीं भाई $1 मेरी प्राइस फिक्स है, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज ही नहीं हुआ प्यारे बच्चों, क्या मैं, आप मुझे बताएं, क्या मैं माल खरीद सकता हूं? नहीं सर, मैं माल नहीं खरीद सकता। जब मैं माल ही नहीं खरीद सकता तो क्या मैं माल बेच पाऊंगा? सर, मैं माल ही बेच नहीं पाऊंगा। तो सर, मैं जिस वजह से ये कंपनी बनी है, जिस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के तहत ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, आपको नहीं लगता कि इट विल एडवर्सली अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी? यस, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। व्हाई? बिकॉज अगर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज ही नहीं होगा तो माल नहीं है तो मैं बनाऊंगा क्या? बनाऊंगा नहीं तो बेचूंगा क्या? इट विल एडवर्सली अफेक्ट द अल्टीमेट ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। प्यारे बच्चों, तीसरा इवेंट और कंडीशन, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया, भाई ये भी तो हो सकता है, अगर तो, लेकिन अनफेवरेबल टर्म्स में हुआ। आप मेरी हेडिंग देखें, हेडिंग से ही मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। अनफेवरेबल टर्म्स एग्रीड विद द सप्लायर, अगर कंपनी, द कॉस्ट ऑफ परचेज हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड ड्यू टू द रिसेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ स्टर्लिंग, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। व्हाई? बिकॉज इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फाइनलाइज्ड एट द फेवरेबल टर्म्स। वो कहता है नहीं, $1 तो $1 $350 का, परचेज प्राइस $350 की, कस्टमर से एग्री कर चुका हूं, फिक्स प्राइस $200 की, तो $350 की परचेज, रेवेन्यू $200 का, अब बचा क्या? $150 का लॉस। इट विल एडवर्सली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। मेरे प्यारे बच्चों, चौथी, ये तो सप्लायर की साइड मैंने कवर कर ली, अब मैं कस्टमर की साइड पे आता हूं। कस्टमर ने, याद है, कस्टमर कह रहा था, भाई क्या भाई 1000 क्वांटिटी मांग रहा हूं, क्या ये 2-2 3-3 क्वांटिटी दे रहे हो? पेनल्टी सेक्शन इंपोज कर दूंगा, जो मेरा एग्रीमेंट हुआ था तुम्हारे साथ। द कंपनीज परचेज स्मॉलर क्वांटिटी, पूरा इवेंट और कंडीशन से मैंने कॉपी पेस्ट किया। इट विल एडवर्सली अफेक्ट द कैश फ्लोस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। कैश फ्लो क्यों? पेनल्टी लगेगी तो पेनल्टी पे भी तो करनी पड़ेगी, और जब पेनल्टी एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो मेरा पीएनएल भी तो कम होगा। अगर उसने पेनल्टी इंपोज कर दी, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द कैश फ्लोस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। सेकंड चीज, ये भी तो हो सकता है कि कस्टमर की हट के हाथ में आ जाए, कस्टमर कहे जी मैं तो तुमसे माल ही नहीं खरीदा, तो मुझे माल सप्लाई नहीं कर रहा है, मैं अब किसी और के पास जा रहा हूं, सही है। कंपनी इज नॉट बीइंग एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी टू इट्स लार्जेस्ट कस्टमर, इट विल एडवर्स द ऑपरेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी और कैश फ्लोस भी। क्यों प्यारे बच्चों? क्यों? बिकॉज जब आपका लार्जेस्ट कस्टमर के साथ ही एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा तो आप उसको माल ही सप्लाई नहीं कर सकते। जब आप उसको माल ही सप्लाई नहीं करोगे तो आपके पास रेवेन्यूज कहां से आएंगे प्यारे बच्चों? Therefore it will adversely affect the operations and profitability of the company। ये हमारे पास इवेंट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से एग्जैक्टली सेम ड्राफ्टिंग है प्यारे बच्चों, ये जजमेंटल पेपर है, सही है। अच्छा, सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट, वो कहते हैं ठीक है, हालात मुश्किल है, मैं अपनी कंपनी को टर्मिनेट नहीं करता। सवाल की रिक्वायरमेंट थी, एज्यूम करो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है। मुझे बताओ, आप अपनी रिपोर्ट में क्या करोगे अगर डायरेक्टर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे देता है, और अगर डायरेक्टर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं भी देता तब आप क्या करोगे? प्यारे बच्चों, फौरन से हम आ जाते हैं अपनी पहली क्लास में, जिसमें हमने रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस बनाई थी, याद आ रहा है? ये आपके सामने कंप्लीट रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस है प्यारे बच्चों। इसमें गौर से देखें,
इवेंट्स और कंडीशन हुए, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी, हाँ करी, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करके मैनेजमेंट ने कंक्लूड करा क्या गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सवाल में लिखा हुआ है गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, हाँ जी गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है तो क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, हाँ जी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। पता नहीं सप्लायर माने ना माने, पता नहीं कस्टमर माने ना माने, हाँ जी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। IS 1 क्या कहता है, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो क्या मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है, यस डिस्क्लोज किया हुआ है, नहीं डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। अगर मैनेजमेंट इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर देती है तो एज एन ऑडिटर मेरी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन क्या होगी, अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न सेक्शन में शेयर होल्डर को बताऊंगा कंपनी चल रही है, कंपनी की इंटेंशन है, हिम्मत कर रही है, लेकिन एक अनसर्टेनिटी कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर नहीं देती, IS 1 कहता है डिस्क्लोजर दो, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर नहीं दे रही, प्यारे बच्चों तो खिलाफ वर्जी हो गई। FS इज नॉट इक्वल टू IFRS। प्यारे बच्चों अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, मटेरियल प्लस परवेसिव विद एडवर्स ओपिनियन। तो जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपके सामने मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनाया था, इसी में से मेरा फौरन आंसर आ गया। प्रैक्टिस सेशन खत्म नहीं हुआ, ड्राफ्टिंग टेक्निक खत्म नहीं हुई, मजीद मिलते हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।